प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर उसमें हमने अपने जो अध्याय पहला था इकाई सेकंड का, इकाई वही चल रही सेकंड, ये ध्यान रखेंगे। पार्ट नंबर 2 इकाई आपको फर्स्ट में लिखा दिया तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं इकाई सेकंड। जो पहले पार्ट में था ना तो इकाई सेकंड का दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट का नाम है कार्य संघीय कार्यपालिका। संघ यानी केंद्र यानी भारत सरकार, तो कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, फिर राष्ट्रपति जो संसद का अभिन्न अंग होता है, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसका निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन सी होती है। जैसे हमने इससे पूर्व वाले पाठों में हम पढ़ चुके हैं। आपातकालीन शक्तियाँ 352, 56 और 60 है, 356 और 360। और इसकी सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे हम। विधायी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की। फिर प्रधानमंत्री तो देश का जो वास्तविक, ये तो नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति तो, और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधानमंत्री, उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो क्या होती है, शासन का वास्तविक रूप से शासन करता है, उसकी स्थिति क्या है और उनके क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये पाठ का नाम लिख लेंगे आप, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री, स्थिति एवं कार्य। अब देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। पहले लिखना नहीं है, आपको समझना है। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक, यानी ये भारत का संवैधानिक मुखिया भी है। ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी संविधान ने सबसे ज्यादा ताकत किसको दी है, राष्ट्रपति को। और जो वरीयता क्रम होता है जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, प्रोटोकॉल यानी सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल में जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति, इनको जो सुरक्षा दी जाती है, जैसे Z+ सुरक्षा, Y सुरक्षा, ऐसे। तो प्रोटोकॉल मतलब वरीयता क्रम, वरीयता क्रम में भी सबसे ऊपर है। और अपने भारत की जो 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उसका सर्वोच्च कमांडर भी कौन होता है, राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, ये सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का। तो देश का प्रथम नागरिक होते हैं भारत का संवैधानिक मुखिया, प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और किसी दूसरे देश से मान लो संधि करनी है, संधि नहीं समझौता, कोई भी युद्ध और युद्ध को रोकना यानी शांति काल आदि की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति। हालांकि वास्तविक तो प्रधानमंत्री करता है ये सब काम जो मैंने लिखे हैं। संविधान का मुखिया ये है, लेकिन वास्तविक उपयोग ये करते हैं। वरीयता क्रम इसका है ही, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कोई ये होता है, लेकिन वास्तव में उपयोग यही करता है। किसी दूसरे देश से संधि करनी है, युद्ध का आदेश देना, युद्ध को रोकना, शांति काल स्थापित करना, ये सब वैसे तो प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद ही करती है, लेकिन इसकी घोषणा कौन करता है, मतलब कोई भी हस्ताक्षर करने होते हैं, एक औपचारिकता जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो आप प्रधानमंत्री नहीं लिख सकते, कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। अब देखो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 में कहा गया है, क्या, आर्टिकल 52 में
अनुच्छेद भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 52 में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर 53 में क्या कहा गया है, संघ की समस्त, संघ मतलब ये तो राज्य सरकार होती है, संघ यानी केंद्र, तो संघ की समस्त कार्यपालिका का मतलब वैसे सरकार होता है, तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति। इनकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री। ये लिखना आपको ये है जो मैं बता रहा हूं। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति। 53 में क्या है, संघ की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति हैं, प्रयोग तो ये करते हैं, लेकिन राष्ट्र में जो भी हस्ताक्षर में हमने पढ़े पिछले पाठ में, मान लो कोई भी देख पारित होता है, कोई भी संधि समझौता होता है, तो उस पत्र पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, समझ गए। इस कारण से ये कहा गया है कि पारित करवाना इसका काम है, लेकिन लास्ट में हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा है। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में। फिर इसमें आगे हम 54 में पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये कौन से में आएगा, 54 आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 में। और 55 में क्या है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। फिर इसमें और भी अनुच्छेद है, जैसे हटाना हो तो अनुच्छेद 61 समाधान की शक्तियां, 72 में, 72 में। फिर 52, 352, 56, 60 में क्या, आपातकालीन शक्तियां, और 361 में क्या, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पढ़ेंगे हम। तो ये समझाने के लिए बताइए, इन चीज़ों का पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में। तो हेडिंग डाल दिए राष्ट्रपति, जिसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। तो इसमें लिखें आप, संघ के सभी कार्यपालक काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दूसरी लाइन में लिखें, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्टिकल का जो 52 है उसमें राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, एक ही बात है। और 53 में क्या है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ऊपर मैंने लिखा दिया पॉइंट, वही है। फिर लिखिए अनुच्छेद 53, दूसरी लाइन में लिख लें, अनुच्छेद 53 में के अनुसार, ऐसे लिखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार, 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, ई की मात्रा दोनों में छोटी आएगी, निहित होगी। तो ये आर्टिकल भी आपको याद हो जाएंगे साथ। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक ही बात है। 53 में क्या है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब वास्तव में करता तो ये है, लेकिन जैसे इसके हस्ताक्षर होते हैं लास्ट में, तो इसके नाम से ही किए जाते हैं। किनके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। तो 53, 54, 55 हम आगे पढ़ेंगे जब निर्वाचन में आएगा। अगली लाइन में लिखें, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तथा वह मतलब राष्ट्रपति, वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है,
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। अगली लाइन में लिखें, वह, अगली लाइन से लिखेंगे, वह आपातकाल लगाने, वह आपातकाल लगाने, फिर कोमा लगाएंगे, हटाने, आपातकाल लगाने, हटाने, युद्ध की घोषणा करने, युद्ध की घोषणा करने, रोकने, रोकने, रोकने आदि कार्य करता है। आदि कार्य करता है कौन? राष्ट्रपति। अगली लाइन से लिखेंगे फिर, वह मतलब राष्ट्रपति, वह देश का संवैधानिक मुखिया होता है। वह देश का संवैधानिक मुखिया होता है। वह देश का संवैधानिक मुखिया होता है। मतलब है संविधान ने सबसे ज्यादा ताकत या शक्ति किसको दी है? राष्ट्रपति को। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। राज्य का पूछे तो राज्यपाल। समझ गए? राज्य का राज्यपाल और देश का राष्ट्रपति। संवैधानिक मुखिया पूछे तो ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति दिल्ली स्थित, भारत के राष्ट्रपति दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। अब राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में, जिसे रायसीना हिल्स, यहाँ लाइन खींचेंगे, याद रखेंगे। राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में, जिसे क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स कहा जाता है। रायसीना हिल्स कहा जाता है या के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रपति कहाँ, तो नहीं, जो दिल्ली लिखा हमने उसके नीचे लाइन खींच लेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, उसमें रहता है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? रायसीना हिल्स। क्या नाम है? रायसीना हिल्स। इसको विशेष याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। उसे किस नाम से जाना जाता है? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स। अब देखो इसके अलावा पहले समझ लें, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? शिमला के निकटे, शिमला के निकटे एक जगह का नाम है छरबरा। छरबरा में, तो हिमाचल प्रदेश की जो उसमें शिमला में नहीं, शिमला के निकट एक जगह का नाम है छरबरा। वहां पर ग्रीष्मकालीन उसका एक आवास भी बना हुआ है। ठीक है। और एक कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में, जिसे द रिट्रीट कहते हैं। ठीक है। तो ये दो बाकी बच गए, वो हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे, तो आगे वर्णन आएगा तो इसमें ये बाद वाले में लिख लेंगे हम। तीनों एक साथ आ जाएंगे दोबारा। तो एक जगह तो अभी तो यही लिख लेंगे एक जगह, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अभी नहीं लिखना आपको। फिर 3 जगह हो गए, तो दिल्ली में, एक हिमाचल में और एक हैदराबाद में, जो तेलंगाना में चला गया अब।
तो उसको द रिट्रीट कहते हैं। ठीक है, 3 जगह इसकी आवास है। दिल्ली वाले को रायसीना हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको बाद वाले को हम क्या करेंगे, आगे जब वर्णन करेंगे तो उसमें लिख लेंगे हम। तो हिमाचल में आ गया, तो गर्मी हिमाचल में तो घूमने के लिए भी जाते हैं लोग, शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली। ठीक है ना, तो कब जाएंगे, गर्मी में जाएंगे ना घूमने के लिए, क्योंकि वो इलाके से ठंडे होते हैं। तो वहाँ पर जब जाते हैं इसको द रिट्रीट। और एक हैदराबाद में भी है, जो कहाँ है, आंध्रा में है, जो अब तेलंगाना में चला गया है। उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति नीलियम। राष्ट्रपति नीलियम, इसको हम आगे पढ़ लेंगे दोनों को। तो ये तो लिख लिया आपने। राष्ट्रपति वन को रायसीना हिल्स कहते हैं। अगली लाइन में लिखें, राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार, राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार अपने पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब देखो, जैसे अमेरिका में शायद 2 बार का ऐसा नियम है, वहां पर उससे ज्यादा बार व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन भारत में क्या व्यवस्था की गई, आज कितनी भी बार, तो एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो अगली 5 साल बाद में दोबारा ही बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार। ऐसा ही प्रधानमंत्री में कितनी बार बन सकता है। तो ऐसा कोई यहाँ पर नियम नहीं है कि भाई एक बार ही बने। और एक चीज और याद रखना है, अब तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, अब की बात जो बने श्री रामनाथ कोविंद, वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो इनमें से मात्र एक ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जो लगातार 2 बार बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं भारत में जो लगातार 2 बार इस पद पर रह चुके हैं, लगातार रहे हैं। ठीक है, उसके बाद न तो कोई लगातार रहा, न बीच में एक बार गैप के बाद में, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मात्र एक ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगली लाइन में लिखें, कितनी भी बार अपने पद पर रह सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। इसकी कोई तय सीमा नहीं है, इसकी कोई तय सीमा नहीं है, तय सीमा नहीं है, मतलब कितनी भी बार वो राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकते हैं, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे, अब तक केवल, अब तक चिन्ह लगा के लिखेंगे, पॉइंट बना के ना, तब से याद रहेगा। अब तक केवल भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगातार 2 बार, लगातार 2 बार, तो 2 बार के नीचे लाइन खींच लेंगे, यहां से प्रश्न बनता है। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। तो इस बात के ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो 1 से अधिक बार, ऐसे पूछ सकते हैं, या 2 बार, या कितनी बार रहे, कैसे बोले तो आप बताओ ना, 2 बार, कितनी बार, 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, एकमात्र। बाकी सब एक एक बार सबका नंबर आया, जो बने एक बार, दोबारा उसको उस पद पर जाने का मौका नहीं मिला। जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, कि ऊपर हमने पढ़ा कि कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य और किसी को नहीं मिला। किसको मिला, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और लगातार 2 बार इस पद पर वो सुशोभित हुए। अगला पॉइंट लिखें अगली लाइन से, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल तो भारत की प्रथम श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल
भारत की 12वीं प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं एवं इस पद को सुशोभित करने वाली, इस पद को, कौन सा पद है, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं हमें, इस पद को सुशोभित करने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति है। अब तो नहीं है, मतलब उसका कार्यकाल पूरा हो गया। प्रथम महिला राष्ट्रपति है या प्रथम महिला है राष्ट्रपति, पहले लिख लिया हमने, कैसे भी लिख सकते हैं। तो श्रीमती कौन, प्रतिभा पाटिल के नीचे लाइन खींच लेंगे 12वीं के नीचे, क्योंकि 12वें कौन से नंबर की थी, वो 12वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति, और इस पद पर रहने वाली वो भारत की प्रथम क्या है, या इस पद को सुशोभित करने वाली भारत की प्रथम महिला है। तो इस पद को हमने लिख लिया, या तो वहां राष्ट्रपति लिख ले या लास्ट में लिख ले, एक ही बात है ना। तो इस पद को मतलब है राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली प्रथम महिला है। तो आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी उससे पहले 12वें नंबर की, उससे 11 राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उसमें कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी और अभी भी नहीं बनी है। उसके बाद में 2 रह गए, प्रणब मुखर्जी और वो, उसके बाद में वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। तो वो उन्होंने राष्ट्रपति, वो पुरुष हैं सब, यानी महिला में अब तक एक ही है। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे इन्होंने मतलब कौन अभी लिखाया, प्रतिभा पाटिल ने, क्वेश्चन लिख सकते हैं प्रतिभा पाटिल ने। इन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2007 से वापस जुलाई 2007-5-12, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 12। तो 25 जुलाई 2012-7 से 25 जुलाई, फिर नए राष्ट्रपति ने 25 को शपथ ली, तो जुलाई लिख दें तारीख, 25 को दूसरा बन गया था ना, वही से जुलाई 2012 तक, तो 7-5-12 जुलाई में शपथ ली सबने। उसके बाद बने उसने भी, और अभी ये जो बने इन्होंने भी जुलाई में शपथ ली थी। तो 25 जुलाई 2007 से 7 में 5 जोड़ देंगे कि कार्यकाल 5 साल का उन्होंने पूरा किया। पहले भी हटाया जा सकता है, अब देखो ये जरूरी 5 साल काम करे ही, राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है। अनुच्छेद कौन सा, 61 के द्वारा, जिसको बोलते हैं महाभियोग लगाकर, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करें तो उसको आर्टिकल या अनुच्छेद एक ही बात है, तो आर्टिकल 61 के अनुसार उसको, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो इन्होंने पूरे 5 साल काम किया, तो 7-5-12, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इन्होंने कार्य किया। तो यहां से शुरू की, शपथ कब लिए सब पूछ लें, तो 25 जुलाई 2007 को मैंने पूरा कार्यकाल लिख दिया है। तो 25 जुलाई उन्होंने 2007 से जुलाई 2012 तक इस पद को सुशोभित किया, इस पद को सुशोभित किया, इस पद पर वो बनी रही। आगे लिखें, वर्तमान में, यानी एट प्रेजेंट, वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद, वर्तमान में श्री रामनाथ रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अब देखो ये 22 तक रहेंगे, 7-5-12, फिर 12 में अगले प्रणब मुखर्जी बने, तो 12-5-17, फिर 17-8-5-22, तो 17 में बने थे, जुलाई 17 से 2017 से लेकर अब जुलाई 2017-5-22 तक ये अपने पद पर रहेंगे, अगर कार्यकाल पूरा करते हैं तो।
17 से 22 तक। अब देखो 20 चल रही है, 2 साल हो रहेंगे। जुलाई जा चुकी है 20, जुलाई 21 और जुलाई 22 तक रहेंगे। कौन? रामनाथ कोविंद। तो ये अपना इसके बारे में जो जानकारी थी वो कंप्लीट हो गई यहाँ तक। तो इनका कार्यकाल भी लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं जुलाई 2017 से वर्तमान तक या लगातार। अभी तो है ना कहाँ तक कार्यकाल है ना, तो जुलाई 2017 से लगातार वर्तमान में है। अब देखो आगे, ये कंप्लीट हो गया। राष्ट्रपति के बारे में तो मेन जानकारी वो हमने लिख दी। 52 में क्या है, 53 में क्या है, भारतीय प्रथम कौन थे, ऐसा कौन सा दो बार रहा। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखो 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में समस्त संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, और 55 में क्या है, प्रक्रिया। 55 में क्या है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। तो इसमें आप पहले लिख लें, लिखिए अनुच्छेद 54 व 55 में 54 व 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। 54 व 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो मतलब 54 में तो क्या आ जाएगा, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, और 55 में आ जाएगी प्रक्रिया। राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया होती है ना, रूप प्रक्रिया, प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम, किस प्रकार से चुनाव होगा, तो ये प्रक्रिया 55 में आ जाएगी। दोनों अलग अलग हैं। 54 में तो क्या आ जाएगा, निर्वाचक मंडल। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, हम आपने कभी देखा है क्या, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो जैसे अपने सिक्का लोकसभा से हमने वोट डाला, जैसे राजस्थान में 25 सीट, लोकसभा की 25 सीटें हैं तो 25 जगह वोट डाले तो वो दिल्ली गए, सांसद बन गए, ठीक है। तो फिर उनमें से एक को चुना प्रधान, जैसे मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन लिया, मोदी जी ने 2 जगह चुनाव लड़ाई, तो यूपी से एक गुजरात से। तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई वोट डालने जाता है क्या, हम नहीं जाते। इसका मतलब राष्ट्रपति चुनाव किस तरह से होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं उनको, यानी राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट न होकर हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जैसे सांसद को हमने भेज दिया लोकसभा और राज्यसभा, दिल्ली भेज दिया, संसद में जो सदस्य चुनकर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सांसद। तो वो सांसद ही इनका चुनाव करेंगे, हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष तरीका। कौन सा, अप्रत्यक्ष तरीका। तो निर्वाचक मंडल कौन होता है, निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, ये भी भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन से, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, ये ध्यान रखना है, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। जैसे हमने पढ़ा लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय से पढ़ा था ना हमने। 552 हो सकती है, उसमें पढ़ा था हमने, 2 ऊपर की वो थी। 543 है, 45 है, उसमें 2 निकाल दूँ, 43 बच गए ना वर्तमान में। तो आंग्ल भारतीय प्लस 12 राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जो हिंदी साहित्य, कला, विज्ञान, खेल आदि के मामले में अग्रणी हो।
अगर बार बार पढ़ेंगे तो ये भी आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये मनोनीत है, कौन से हैं? मनोनीत। तो संसद में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति तो करता है। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति चुनाव कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा, जो संसद के दो भाग है ना, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जिसको हम सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और भारत में जितने भी राज्य हैं उसकी विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, जिसको हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। जो विधानसभा में जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विधायक। जैसे अपना श्री माधोपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, श्री माधोपुर विधानसभा, यहाँ से जीत के तो विधानसभा जयपुर में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? विधायक है। तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के सदस्य यानी विधायक है, ये सारे मिलकर किनका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। तो इनका तो हमने कर लिया, सांसद का, विधायक का चुनाव। और ये किसको चुनते हैं फिर? राष्ट्रपति को। तो हमारे द्वारा चुने हुए थे, फिर इसने इसको चुन लिया। तो ये कौन सा तरीका हो गया? अप्रत्यक्ष। कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष तरीका हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष तरीका। तो इसमें आप लिख लिया, निर्वाचन प्रक्रिया में समझ लिया होगा, इसमें लिखिए आप। अनुच्छेद 54 में 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगली लाइन में लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो यहाँ लाइन खींच लेंगे, कौन से रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन से रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, ये भी लिखेंगे। अगली लाइन में देखो, अभी राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन कोष्टक में लिख लेंगे, लोकसभा व राज्यसभा। संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा एवं राज्यों की, 3 याद रखने लिखा है मैंने, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के, एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचित, तो निर्वाचित के नीचे लाइन खींचेंगे, क्योंकि संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। तो मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते, ये ध्यान रखना आपको। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित। तो लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या इनका चुनाव करते हैं। सब लिख दो। अब पूरे भारत है तो पूरे भारत में संसद तो एक ही है ना, कि हर अलग अलग राज्य है। भारत, राजस्थान अलग है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा ऐसे। तो ये सभी राज्य क्या हैं कि निर्वाचित सदस्य सब मिलकर क्या करते हैं? केवल विधानसभा के, एक विधान परिषद भी होता है ना, विधानसभा और विधान परिषद 2 होते हैं, तो उसमें केवल विधानसभा के सदस्य, याद रखना है, वो निर्वाचन में भाग लेते हैं।
कितने साल के लिए तो आपको पता है ही, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अगली लाइन से लिखेंगे वोट, चिन्ह लगा के लिखेंगे वोट आवंटित, वोट आवंटित करने के लिए एक, वोट आवंटित, आवंटित लिख देंगे ना, आवंटित करने के लिए एक फॉर्मूला यानी सूत्र, फॉर्मूला सूत्र काम में लिया जाता है। एक फॉर्मूला या सूत्र काम में लिया जाता है ताकि हर राज्य को उसकी जनसंख्या, हर राज्य को उसकी जनसंख्या एवं उस राज्य से विधानसभा द्वारा डाले गए, विधानसभा द्वारा मतलब सदस्य द्वारा डाले जाएंगे ना, तो विधानसभा द्वारा डाले गए, विधानसभा द्वारा डाले गए वोटों की संख्या के बीच, डाले गए वोटों की संख्या के बीच अनुपात बना रहे, अनुपात बना रहे तथा वोटों के बीच अनुपात बना रहे तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों जिसको हम क्या कहते हैं, विधायक, क्या कहते हैं, विधायक, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों तथा सांसदों के बीच एक समानुपात बना रहे, एक समानुपात बना रहे, मतलब संसद के सदस्यों के बीच और राज्य की विधानसभाओं के बीच समानुपात बना रहे। इसके लिए क्या अपनाते, एक सूत्र अपनाते हैं। ठीक है, अब देखो निर्वाचन कंप्लीट हो गया, हालांकि विस्तार तो और भी काफी है, तो फिर काफी बड़ा हो जाएगा ये। अगला लिखिए आप, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, एक दो लाइन छोड़ के लिख लें, 2 लाइन छोड़ के लिख ले, अगली हेडिंग डालें, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, ये हेडिंग डालेंगे। अब देखो कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है या वह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो उनको किन किन शर्तों को पूरा करना होता है। तो 52 में हमने पढ़ा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो उसकी योग्यता क्या है कि राष्ट्रपति पद पर जाने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता है उसकी। तो सबसे पहली योग्यता तो कौन सी है, नंबर लगा के भी लिख सकते हैं, एरो का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं, वह भारत का नागरिक हो, ये तो सब में कॉमन आता है, बिल्कुल सरल है, वह भारत का नागरिक हो। पहला लिखिए वह भारत का नागरिक हो। दूसरा लिखेंगे वह भारत का नागरिक हो, दूसरे एक लाइन में एक ही लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे क्या, वह कौन राष्ट्रपति, वह है न्यूनतम यानी कम से कम, न्यूनतम 35 वर्ष या उससे अधिक, कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष या उससे अधिक, न्यूनतम 35 वर्ष या उससे अधिक
न्यूनतम या उससे अधिक उम्र प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। जैसे लिख सकते वह 35 वर्ष, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण, या वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये सब लिख सकते हैं। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब उस 35 से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने न्यूनतम लिखाया। ऊपर तो कितनी भी हो सकती है, अधिकतम के कोई प्रावधान नहीं है कानून में, संविधान में। न्यूनतम मतलब वो 35 साल का तो होना ही चाहिए। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 35 या उससे अधिक हो सकता है। तभी तो मैंने लिखाया कि वह न्यूनतम 35 या उससे अधिक वर्ष का हो या अधिक आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब कम से कम 35, अधिक तो वो कितनी भी हो सकती है, 60, 70, 80, 100 कितने भी हो सकता है लास्ट की तो, ठीक है। लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो ये शर्त है, यानी वह भारत का नागरिक तो होना जरूरी है। दूसरा 35, और 35 से कम नहीं है तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ध्यान रखना 35 वर्ष। प्रश्न पूछ लेते हैं भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है, 35 वर्ष। तीसरा लिखें या तीसरी लाइन में लिखें, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। वह सरकार के अधीन, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक है। तो वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब उसने और कोई दो राष्ट्रपति बन रहा है, अगर पहले है तो उसको हटना पड़ेगा। तो कोई भी लाभ के पद पर वो नहीं हो सकता, सरकार का कर्मचारी नहीं हो सकता, या कोई राजनेता नहीं हो सकता। वो संवैधानिक है, उसे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, वो किसी पार्टी के पद पर भी काम नहीं कर सकता। अगली लाइन में लिखेंगे, अगला लिखेंगे आप, वह लोकसभा का सदस्य, कौन सी सभा का, ये ध्यान रखना है। वह लोकसभा का, इसके नीचे लाइन खींच लेंगे, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये तो लोकसभा राज्यसभा दो होती है ना, तो राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का। तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये लाइन विशेष से याद रखना है। अगला पॉइंट लिखें, वह पागल या दिवालिया न हो, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए वो, करने का मतलब। तो वह पागल या दिवालिया, दी छोटा आएगा, दिवालिया, ली छोटा, दिवालिया न हो, यानी पागल या दिवालिया मतलब है वो मानसिक रूप से बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो मानसिक रूप से विकृत है, खुद ही बीमार है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो शासन नहीं चला सकता, वो कुछ सोच नहीं सकता, उनको अच्छे भले का ज्ञान भी नहीं है, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सब लिख सकते हैं, पागल या दिवालिया नहीं हो। मतलब दिवालिया मतलब जैसे सरकार द्वारा किसी बैंक द्वारा वो दिवालिया घोषित न किया गया हो, जैसे हमने किसी से ऋण ले लिया, उधार ले लिया, उसको वापस नहीं दे पाए, जैसे जमीनें उसकी कुर्क कर लेते हैं, बोलते हैं ना हम संपत्ति कुर्क कर लिए बैंक वालों ने, तो वो ऐसा कोई बकाया भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई इसके बारे में मुख्य बातें हो गई। राष्ट्रपतियों इसमें कार्यकाल से, निर्वाचन से संबंधित की बात का, राष्ट्रपति कौन बन सकता है। अब इसमें एक दो पॉइंट और लिख ले, इसके अलावा लिखना आपको एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। तो इसमें लिखे आप, अगली लाइन से लिखेंगे, किसी गैर गंभीर, गै के ऊपर दो मात्रा, किसी गैर
गंभीर है, जो गंभीर नहीं है अपने कर्तव्य के प्रति, तो किसी गैर गंभीर व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए निर्वाचक मंडल तो कौन बनता है ऊपर है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, निर्वाचक मंडल में से प्रस्तावकों व अनुमोदकों की व्यवस्था की गई है। किसी गैर गंभीर व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए प्रस्ताव को, जो निर्वाचक मंडल होता है 54 के अनुसार आर्टिकल, प्रस्तावकों व अनुमोदकों द्वारा क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है। मतलब ये जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य है ना, ये प्रस्ताव रखेंगे भाई किस व्यक्ति को हम क्या बनाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो इस प्रस्ताव को रखेंगे। जैसे 100 आदमी है, वो प्रस्ताव रखेंगे, 100 व्यक्ति के साइन होंगे, भाई हम इस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। प्रस्ताव निर्वाचक लोकसभा, राज्यसभा और उसके सदस्य, ठीक है। फिर उसका अनुमोदन करेंगे। जैसे हम कोई जयंती मनाते हैं, जैसे मान लो आज गांधी जयंती है, तो हम क्या करते हैं, स्कूल में जयंती मनाते हैं तो हम एक अध्यक्ष बनाते हैं कि हम इसको अध्यक्ष, दूसरा उसका अनुमोदन करेगा कि मैं इसका समर्थन करता हूँ, समझ गए, मतलब उसको स्वीकार करना। जैसे आपसे पूछे भाई ये क्लास का मॉनिटर है, तो जो आदमी मॉनिटर बनने लायक ही नहीं है, तो वो मॉनिटर न बने, इसके लिए क्या कर दिया हमने, प्रस्ताव कर दिया। क्लास में पूछ ले कि आप किसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो आधे से अधिक बच्चों ने कह दिया कि हम इस व्यक्ति को या इस लड़के को हमारी क्लास का मॉनिटर बनाना चाहते। तो वो प्रस्ताव हो गया कहने का मतलब कि कौन से व्यक्ति को हम बनाना चाहते हैं, तो कितने लोग चाहते हैं, तो वो प्रस्ताव हो गया। तो अगर खराब व्यक्ति होगा तो उसका कोई प्रस्ताव थोड़ी लेगा, खराब को वैसे ही नाम से मना कर दे, भाई ये इस लड़के को हम क्लास का मॉनिटर बना रहे हैं 12वीं का, तो क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50, अगर वो खराब होगा यानी पढ़ाई में नहीं है या और तरह से उसको किसी कारण से नहीं बनाना चाहते, तो बच्चे क्या करेंगे, मना कर देंगे, हम इसको नहीं बनाएंगे, तो वो वही रिजेक्ट हो गया कहने का मतलब। तो वो उस पद तक थोड़ी पहुंच पाया, मॉनिटर के पद तक नहीं पहुंचा ना। उसी प्रकार राष्ट्रपति बनने से पहले नाम प्रस्ताव किए जाते हैं, ठीक है, तो वो नाम अगर सही नहीं है तो वो इस पद तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर अनुमोदन भी होता है, फिर इतने व्यक्ति क्या करेंगे, उनको वो अनुमोदन करेंगे, हाँ ये नाम बिल्कुल सही है, इसको भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए, इसके लायक है, समझ रहे मेरे कहने का मतलब। तो कोई व्यक्ति इस पद पर, गैर गंभीर व्यक्ति इस पद पर न पहुंचे, मतलब जो योग्य नहीं है फिर भी वो पहुंच गया, ऐसा व्यक्ति न पहुंच के लिए प्रस्तावकों व अनुमोदकों की व्यवस्था की गई है, ऐसा याद रखेंगे आप, समझ गए। अगली लाइन में लिखें, अंतिम लाइन लिखें, विशेष में भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये भी मैंने पढ़ाया शुरू में कि कोई भी व्यक्ति भारत का कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन मात्र एक व्यक्ति ऐसा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। तो लिखें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी पहले राष्ट्रपति वही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। तो राजेंद्र प्रसाद के नीचे लाइन खींच लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगातार दो बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, कितनी भी बार बन सकता है, ये बात में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आज तक जो 14वें राष्ट्रपति मैंने लिखा है श्री रामनाथ कोविंद, ये 14वें नंबर के हैं। तो आज तक
केवल एक ही ऐसा राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार भारतीय राष्ट्रपति बने, बाकी सब एक बार ही बने। बन तो कितनी बार सकते हैं, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया। तो ये आपको लिखना है। तो ये योग्यता वाला कंप्लीट हो गया आपका। तो आगे तो राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया है, अभी जो मैंने बताया आपको, ये योग्यता हो गई। अब भारत का राष्ट्रपति बन गया। तो राष्ट्रपति बनने के बाद अगर उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो यदि उनको 5 वर्ष से पहले यानी समय से पूर्व उनको हटाना चाहिए तो उसको बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, जो आर्टिकल 61 में है। उसके द्वारा उसको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।